उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। आज की क्लास में हम लोग इन्हीं लाइनों के साथ आज की क्लास को शुरुआत करेंगे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को आप सभी ने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए आपको मैं आपका चैप्टर नंबर 3 क्विकली रिवाइज कराता हूं। देखो, इस माइंड मैप सीरीज का मेरे प्यारे बच्चों काम क्या है? काम है चैप्टर को क्विकली रिवाइज करना और उसके बाद जी तोड़ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स के उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में, है ना। तो कई बार बच्चे सिर्फ कॉन्सेप्ट के पीछे भागते हैं, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर करके आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर कर सकते हैं, राइट है। आ जाइए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के बारे में, ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, किरचॉफ्स लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ एक आपका डिवाइस है व्हीट स्टोन ब्रिज, एक सिस्टम है, उस सिस्टम को भी हम लोग भाई साहब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज सिंपली नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ऐसा ओम साहब ने हम लोग को बताया था कि अगर कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। करंट को हम लोग सिंपली कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट जब भी आप लिखते हो ना डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो बेटा ये एवरेज करंट होता है। और अगर आप इंस्टेंटेनियस करंट लिखना चाहते हो तो दैट इज सिंपली डी क्यू बाई डी टी। अगर कोई करंट ऐसा हो जो कि कंटिन्यूअसली वेरिंग है, यानी कि लगातार करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो बेटा इसी एवरेज करंट को आप इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। तो ये भी फॉर्मूला है आपके पास एवरेज करंट को कैलकुलेट करने का। तो इसको भी भाई साहब बॉक्स में बंद कर लीजिए। इस सेशन की बेहतरीन बात यही है कि हम लोग इस सेशन में सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट्स को समराइज कर लेते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम इंटरवल में, है ना। कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशनल साइन कन्वेंशन कोई आपसे पूछे कि भैया क्या माना जाता था, तो आप यही कहोगे जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाता है करंट को भी हम उसी डायरेक्शन में अज्यूम करेंगे। लेकिन बाद में पता ये चला कि भैया पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं कर रहा है, मूव तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो बाद में ये कहा गया कि करंट का डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, यानी करंट का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्ज, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन। करंट आपका स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट करंट का बेटा एम्पियर होता है। और मैं आपको बताऊं, करंट आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। कई बार बच्चों को लगता है चार्ज फंडामेंटल है क्योंकि यहां पे चार्ज अपॉन टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली होता क्या है, चार्ज जो आपका है दैट इज करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों, करंट आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगला जो टर्म हमारे पास है दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है भाई? देखो, करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी था कि वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है, उसके बावजूद हम उसको स्केलर मानते हैं, क्योंकि ओरिजिनली अगर देखा जाए तो करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, बट टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन उस करंट की डायरेक्शन को कहीं तो ले जाएंगे, तो उसकी डायरेक्शन को यहां पर लाने के लिए हम लोगों ने एक नई वेक्टर क्वांटिटी बनाई जिसका नाम है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? दैट इज सिंपली डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी कंडक्टर। तो अगर ये कोई कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के बराबर है, तो यहां पर आई अपॉन ए दैट इज डिफाइंड एज करंट डेंसिटी। तो आप लोग देख सकते हो, ये जो करंट डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और अगर मैं यहां पर देखो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूं तो हम ऐसा भी
लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। डॉट प्रोडक्ट जब भी हटता है भाई तो यहां पर जे ए कॉस थीटा आ जाएगा, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। यानी कभी भी अगर करंट का डायरेक्शन आपको अज्यूम करना पड़े तो प्यारे बच्चों वहां पर करंट डेंसिटी को इंट्रोड्यूस कर देना, और करंट डेंसिटी आपका करंट अपॉन एरिया होता है, या फिर आप उस करंट की जगह करंट डेंसिटी इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा ऐसा भी लिख सकते हो। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, दैट इज करंट डेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आ जाइए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आपको बताते हैं किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है। देखो कोई भी कंडक्टर के अंदर नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन अगर हम लोग कोई भी सेल या बैटरी कनेक्ट कर दें तो हम उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर पाएंगे। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है तभी वहां पर बेटा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर सकता है, अदरवाइज वो मूव नहीं करने वाला है। सो मेटेलिक कंडक्टर कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज अ चार्ज कैरियर्स व्हाइल पॉजिटिव आयंस आर फिक्स्ड इन द लैटिस। तो लैटिस में पॉजिटिव चार्ज फिक्स है न्यूक्लियस के अंदर, है ना। मूव सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई नहीं करेंगे, मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज रैंडम एंड देयर इज नो नेट करंट इन एनी डायरेक्शन। और ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं इनिशियल एवरेज थर्मल वेलोसिटी बता दो, तो वो इनिशियल एवरेज थर्मल वेलोसिटी भी जीरो होता है। कहेंगे सर थर्मल वेलोसिटी कहां से आई? बेटा कोई भी कंडक्टर अगर है तो उस कंडक्टर का अपना कुछ तो टेम्परेचर होगा, जिसकी वजह से उसके जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास थर्मल वेलोसिटी आती है, और उसी को इनिशियल थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन जब वो एवरेज वेलोसिटी आप निकालोगे तो वो एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है। कहने का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की वेलोसिटी को ओवरऑल आप देखोगे तो कैंसिल कर देंगे और एवरेज वेलोसिटी आपकी जीरो आ जाएगी। नाउ व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, यानी कि अब आपने क्या किया, उस कंडक्टर के अक्रॉस एक सेल या बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। अगर आप सेल और बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव पोटेंशियल, सो करंट बिगिंस टू फ्लो इन द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रॉन फ्लो। कहने का मतलब अगर मैं यहां पर एक कंडक्टर मान लूं, ये मान लीजिए एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या किया, इसमें एक सेल या बैटरी कनेक्ट कर दिया। तो मान लो मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, सिंपल एकदम सर्किट बना रहे हैं। यहां पर हम लोगों ने पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट किया बेटा, यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट किया, तो होगा क्या कि इसके अंदर जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है तो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लगता है वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड में लगेगा, या आप ये कह लो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे प्यारे बच्चों यहां पर करंट का जनरेशन होगा। तो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ यहां पर फ्लो कर रहा होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उन्हीं सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी होती है मेरे प्यारे बच्चों। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of the external electric field applied by the cell और बैटरी। तो सेल और बैटरी कनेक्ट करके जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, और उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों वो ड्रिफ्ट स्पीड कहलाती है। तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला होता है -ई वेक्टर अपॉन m इंटू टाउ। ड्रिफ्ट स्पीड को आप सिंपली मैग्नीट्यूड अगर आप लिखना चाहते हो तो इसका मैग्नीट्यूड होता है ई बाई एम इंटू टाउ, जहां पर ई क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और टाउ जो होता है दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, या इसी को मीन रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। मीन रिलैक्सेशन टाइम का मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगने वाला एवरेज टाइम इंटरवल, राइट है। सो यहां पर लिखा हुआ है एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम अगर आप निकालना ही चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यानी कि मीन फ्री पाथ, यानी कि दो कोलिजन्स के बीच में जो फ्री पाथ है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है दो कोलिजन्स सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, उसको हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं, डिवाइडेड बाय आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट है। सो आरएमएस वेलोसिटी की अगर मैं आपसे बात कर दूं तो आप यहां पे समझ सकते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो स्पीड का तो मतलब ही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। सो दैट विल बी मीन फ्री पाथ
इसको हम लोग लैम्डा आरएमएस बोलते हैं, ध्यान रहे ये वेवलेंथ नहीं है, इसको मीन फ्री पाथ हम लोग बोल रहे हैं। और टी यहां पर बेटा क्या है, टाइम है ना। कौन सा टाइम है, दैट इज मीन फ्री टाइम, या फिर उसी को हम लोग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी हम लोग बोल रहे होते हैं। तो यहां से बेटा हम लोग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकाल सकते हैं, दैट इज मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, है ना। तो जो ड्रिफ्ट स्पीड आपने ऊपर पढ़ रखी है, अगर मैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डिवाइड कर दूं तो ये बेटा मोबिलिटी कहलाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का आप यहां पे डिवाइड करेंगे, ई से ई कट जाएगा तो ये बनेगा ई टाउ बाई एम। तो आप लोग देख रहे हैं मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ रहा है तो मोबिलिटी की वैल्यू भी बढ़ रही है। मोबिलिटी ये रिप्रेजेंट करता है कि उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना स्मूथली मूव कर रहे हैं, राइट। अच्छा, एक चीज आप लोग और देख लो, जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव अप्लाई किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। इसीलिए यहां पर एक माइनस का साइन भी हम लोगों ने लगा रखा है। अगर आप मोबिलिटी का यूनिट देखना चाहते हैं तो मोबिलिटी का यूनिट है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड के बराबर। नाउ इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट की वैल्यू होती है बेटा I इज इक्वल टू एन ई ए वीडी के बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो करंट I इज इक्वल टू एन ई ए वीडी, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रहे ये जो n होता है दैट इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, राइट। तो ये होता है स्मॉल n। E का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, A का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, और VD का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट वाज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नाउ इन टर्म्स ऑफ द मोबिलिटी, अगर मोबिलिटी के टर्म्स में हम लोग ले आए तो प्यारे बच्चों मोबिलिटी होती है म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पर लिख सकते हैं मोबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही आप यहां पर लिखेंगे मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आपका मोबिलिटी के टर्म्स में आ गया। सो I इज इक्वल टू एन ई ए म्यू ई। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, यानी कि पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। और A जो है बेटा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर होता है, राइट। यहीं पर कई बार आपसे रिलेशन पूछा जाता है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो यही वाला एरिया अगर आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये बन जाएगा करंट डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू एन ई वी डी। तो बेटा यही होता है ड्रिफ्ट, यही होता है सॉरी आपका करंट डेंसिटी। सो दैट विल बिकम एन ई वी डी। सो करंट डेंसिटी जो है वो एन ई वी डी के बराबर होता है। तो ये तीनों रिलेशंस आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, आपसे इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अब हम लोगों ने पीछे देखो दो रिलेशंस पढ़े थे। सबसे पहला रिलेशन बेटा हम लोगों ने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी ई बाई एम इनटू टाउ के बराबर। और अगला हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का, दैट इज एन ई ए वी डी। अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू उठाकर नीचे वाले में रख देंगे, है ना, तो ये हमारा एक करंट का एक्सप्रेशन बनेगा जहां से हम लोग ओम्स लॉ को बेटा डिराइव करते हैं। ओम साहब ने ये बताया था अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग कांस्टेंट रख दें, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, अगर टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाएगा तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट है दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट कंडक्टर। सो करंट आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक के बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी। और अगर यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का हम लोग साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट आर होता है। आर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ध्यान रहे जब भी ओम्स लॉ की बात हम लोग करते हैं तो बेटा वहां पर रेजिस्टेंस कैसा होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। नाउ रेजिस्टेंस इज आल्सो डिफाइंड एज रो एल बाई ए। ये हम सबको पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है रो। इस रो को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है, राइट। और इसी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन दोनों को कंबाइन करके जो निकलता है दैट इज ml अपॉन n e स्क्वायर टाउ इनटू a। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, e स्क्वायर
इलेक्ट्रॉन का चार्ज का स्क्वायर, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंडेंट है, ये एरिया पर डिपेंडेंट है, यानी कि उसके शेप पर, ज्योमेट्री पर डिपेंडेंट हो गया कंडक्टर के। उसके साथ ही साथ ये जो रेजिस्टेंस हमारा है वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पर भी डिपेंडेंट होता है, यानी कि ये टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंट हो गया, है ना, मटेरियल पर भी डिपेंडेंट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर डिपेंडेंट है, ज्योमेट्री पर भी डिपेंडेंट है, ज्योमेट्री मतलब लेंथ और एरिया, और साथ ही साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंट होता है। तो रेजिस्टेंस तीन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो दिस इज डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है दैट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ दैट कंडक्टर ओनली, और किसी चीज पर मेरे प्यारे बच्चों ये डिपेंड नहीं होता, यानी कि ज्योमेट्री पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। आपसे मैं कहूं कि कंडक्टर की लेंथ को 2 गुना कर दिया, आधा कर दिया, एरिया को बढ़ा दिया, घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी रेजिस्टिविटी पर, क्योंकि मटेरियल तो सेम है। मटेरियल बदल दोगे भाई साहब तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगा, है ना। फिर यूनिट की अगर हम लोग बात कर ले बेटा, तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो वोल्ट पर मीटर होता है, दैट इज नोन एज ओम। इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो V बराबर आई आर है, तो R बराबर V अपॉन आई है, तो ये वोल्ट पर मीटर नहीं है, ये वोल्ट पर एम्पियर है। इट इज वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को ही मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, ओम, है ना। सो ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल कंडक्टर्स। मेरे प्यारे बच्चों, ओम्स लॉ सभी के लिए अप्लाई नहीं होता है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज कंडक्टिंग मटेरियल्स फॉर विच VI ग्राफ इज लीनियर, यानी कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ अगर हम लोग बनाए और वो ग्राफ एक लीनियर ग्राफ आ जाए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तभी हम कहेंगे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, अदरवाइज ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। अभी और डिटेल में बात करेंगे, परेशान मत होइए। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्लाइड आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर आपको यह बताया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग किसी भी वायर को कट कर दें, है ना, या फिर उसकी लेंथ को बढ़ा दें, घटा दें, ऑल्टर कर दें, मतलब लेंथ को चेंज अगर हमने किया है, तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। लेकिन अगर किसी भी वायर को खींच कर लेंथ को बढ़ाया गया, या उसको फोल्ड करके हमने लेंथ को घटाया है, भाई वायर को खींच के लेंथ बढ़ाओ या फिर उसको फोल्ड करते जाओ तो उसका लेंथ कम होता जाएगा। ऐसे केसेस में बेटा रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आपने खींचा है किसी भी वायर को तो लेंथ तो बढ़ेगा, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया उसी रेशियो में डिक्रीज हो जाएगा, राइट। लेंथ अगर डबल हुआ तो एरिया हाफ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे केस में अगर आप रेजिस्टेंस निकालोगे जो कि होता है रो L बाई A, तो लेंथ हुआ डबल, एरिया हुआ हाफ, तो आप देख सकते हैं ये वाला 2 ये वाला 2 मिलके क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर, है ना। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये बन जाएगा 4 टाइम्स रो L बाई A। तो इससे अच्छा हम लोग सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि भाई लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, कि लेंथ को अगर तुमने डबल किया तो सीधे सीधे रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने एरिया को बढ़ाया है, डिक्रीज कराया, लेकिन लेंथ को सेम रखा है ना, तो ऐसे में रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है प्यारे बच्चों। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। रेडियस बढ़ेगा रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा, या एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कहा गया कि वायर को खींचा गया भैया, है ना, खींच करके लेंथ बढ़ा रहे हो, एरिया को आधा कर रहे हो, ऐसे अगर काम किया गया है, यानी कि वॉल्यूम अगर उसका कांस्टेंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आपने खींच करके उसके एरिया को आधा किया है तो लेंथ डबल हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, राइट। और यही एरिया की जगह अगर मैं पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा तो यही रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये स्लाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से सोचिएगा आप सभी लोग, है ना। अब आ जाते हैं ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बारे में। ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि जिनमें ओम्स लॉ फॉलो होता है, और नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जहां पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा होता है। अब बात आई सर कब फॉलो होगा कब नहीं होगा। बेटा अगर ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब यहां पर है इस ग्राफ का जो स्लोप है,
इस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप यहां पर कांस्टेंट है। अगर मैं स्लोप की बात करूं तो वाई एक्सिस पर करंट है, एक्स एक्सिस पर वोल्टेज है, सो आई अपॉन वी इसका स्लोप हो गया जो कि 1/r के बराबर है। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है बेटा तो स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब 1/r कांस्टेंट है, 1/r कांस्टेंट है मतलब r कांस्टेंट है, राइट। लेकिन अगर यही ग्राफ हमारा कर्व्ड हो गया तो इस बार जो स्लोप है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आई अपॉन वी होगा, जो कि 1/r होगा, दैट स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो बेटा रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं है, और अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, राइट है। अब बात आई सर ओम्स लॉ कब फॉलो होता है, तो कोई भी मेटेलिक कंडक्टर जो होता है वहां पर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा होता है। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें किसी भी जंक्शन, डायोड की, ट्रांजिस्टर की, तो वहां पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। कहेंगे सर ये डायोड क्या होता है, बेटा हम लोग जब सेमी कंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड, जहां पर पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर एक ही समझ लो सेमीकंडक्टर के अंदर होता है, ठीक है। जब पढ़ाएंगे तब उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया, और ट्रांजिस्टर हो गया पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, है ना। हालांकि ये अब आपके सिलेबस में नहीं है ट्रांजिस्टर्स, लेकिन पहले ये हुआ करते थे। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर केवल आप इसको अभी याद कर लीजिए, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर्स या पीएन जंक्शन डायोड। तो ये सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि कुछ ऐसी जगह भी आपके सिलेबस में है जहां पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, अदरवाइज जनरली ओम्स लॉ फॉलो होता है, राइट। अब आ जाते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। तो क्लास 10th से आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि जो हीट होता है, अगर किसी भी कंडक्टर में बेटा करंट फ्लो हो रहा है तो वहां इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन हो रहा होगा आपस में भी और कंडक्टर के एटम्स के साथ भी, जिसकी वजह से वहां पर हीट जनरेट होती है। और वो जो हीट जनरेट होती है दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, राइट। तो यहीं से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे, कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट यहां पे 1/j के बराबर हो गया है ना। तो हीट की वैल्यू हमारे पास आ गई आई स्क्वायर आर टी बाई जे। या फिर इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हो कि हीट का जो फॉर्मूला है भाई साहब, दैट फॉर्मूला इज आई स्क्वायर आर टी। बेटा मोर देन 95% केस में हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन यहां से जो हीट निकल करके आएगी तुम्हारी वो जूल में होगी। बट हम सभी लोग जानते हैं कि जनरली हीट का जो यूनिट है वो कैलोरी होता है। तो यहां पर कई बार मन होता है यार कैलोरी को जूल में बदलो या जूल को कैलोरी में बदलो, मन भी होता है, और कई बार न्यूमेरिकल में होता है, तो हमारी मजबूरी है कि उस कैलोरी को जूल में बदलना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी जो है वो 4.18 या 4.2 जूल्स के बराबर होता है। यही कारण है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये वैल्यू जूल में आई थी, है ना, और जूल में जब वैल्यू आती है उसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो 4.18 का आप डिवाइड करोगे तो ये जो नीचे जे लिखा हुआ है आप ध्यान से देखो, दैट इज 4.18। क्लियर है? आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो 4.18 का अगर आप डिवाइड कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों तो यही वैल्यूज आपकी कैलोरी में निकल कर आ जाएंगी। अदरवाइज ये फॉर्मूला अगर तुमने लगाया है तो जूल में आंसर आएगा, और अगर आपने फॉर्मूला लगाया आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई 4.18 तो यही वैल्यू आपकी निकल करके आ गई है कैलोरी में, ठीक है। 4.18 इंटू 10 की पावर 3 से अगर आपने डिवाइड कर रखा है तो ये किलो कैलोरी में आ जाएगा। तो वो सब एक ही बात है, वो सब आप लोग जानते हो, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ये फॉर्मूले देखने में थोड़ा सा डर लग रहा है कि ये जे क्या क्या है, तो भैया यहां से समझ लो, ये फॉर्मूला लगाया है तो हीट जूल में आएगा, ये वाला फॉर्मूला बेटा अगर हमने लगाया है तो यही हीट हमारा किस में आएगा, कैलोरी में आएगा। अब आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है, ठीक है। कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर हीट जनरेट होगा ही होगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं पावर के बारे में। देखो पावर क्या है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। सो पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, P बराबर VI होता है, P बराबर I स्क्वायर R होता है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन RB होता है। ये सारे ही फॉर्मूले हैं। पावर का यूनिट वॉट होता है, पावर का बड़ा यूनिट भी हो सकता है किलोवाट, 1 किलोवाट 1000 वॉट के बराबर होता है, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा मेगावाट होता है बेटा, 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वॉट के बराबर होता है। हॉर्स पावर भी होता है, 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर भी होता है। सो दीज ऑल आर यूनिट्स ऑफ द
पावर। अब आ जाइए रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ी सी और बात हम लोग करते हैं। हम सभी ने देखा था कि भाई रेजिस्टेंस आर जो है वो रो एल बाई ए के बराबर था। मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी भी कंडक्टर का लेंथ 1 यूनिट हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 यूनिट हो, ये दोनों 1 के बराबर अगर हो जाएगा, दैट मींस इफ लेंथ इज 1 यूनिट, एरिया इज आल्सो ऑफ 1 यूनिट, सो रेजिस्टेंस जो है वो हमारा रो के बराबर हो जाएगा। यहां से बेटा इसका डेफिनेशन निकल करके आता है। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर है अगर लेंथ कंडक्टर का 1 यूनिट हो, एरिया भी उसका 1 यूनिट स्क्वायर हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम हो जाता है। तो डेफिनेशन पढ़ो। रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस offered by the wire of that substance of 1 meter length and 1 square meter cross sectional area। लेंथ 1 मीटर हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ऐसे में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही सेम हो जाता है, राइट। अब यहां पर देखो, रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है, लेकिन डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर पर वो डिपेंड नहीं करती। डायमेंशन का मतलब उसके लेंथ और एरिया पर डिपेंडेंट नहीं होती है। सो रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी की आप वैल्यू देख सकते हैं, दैट इज m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, जहां पे m क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या इसी को नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। टाउ का मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। क्लियर है? नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। देखो, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं, दैट इज 1/R। इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स, MHO भी लिख सकते हैं, साइमन भी लिख सकते हैं, या फिर रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है सिग्मा से डिनोट करते हैं, उसको कंडक्टिविटी कहा जाता है। उसका यूनिट है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या फिर MHO पर मीटर, या फिर साइमन पर मीटर। तो ये सभी इसके यूनिट हो गए। इसको महो भी पढ़ते हैं कुछ लोग, MHO भी लिख सकते हो। ओम का उल्टा है बस, MHO, राइट। तो इस तरीके से इसके यूनिट्स को बेटा डिफाइन किया जाता है। अब आइए टेम्परेचर का डिपेंडेंस आपको दिखाते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, है ना। देखो, किसी भी कंडक्टर के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। और यहां पर फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पर RT क्या है? रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। R0 क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर। अल्फा जो है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर है। तो वो हो गया T माइनस T नॉट के बराबर, है ना। सो R0 की क्या है, RT क्या है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए, अल्फा क्या है। अगर मैं किसी भी कंडक्टर की बात करता हूं बेटा, तो कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। यही कारण है कि अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और मेरे प्यारे बच्चों उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही होगी। जो फॉर्मूला यहां रेजिस्टेंस के लिए, सेम यही फॉर्मूला बेटा रेजिस्टिविटी के लिए भी होता है। रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। यही सेम फॉर्मूला, बिल्कुल 100% सेम फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए भी अप्लाई होता है। एक्चुअली रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ बढ़ने का कारण ही यही है कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए रेजिस्टेंस को भी अपने आप बढ़ना पड़ रहा है। सो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर में मामला उल्टा है। सेमी कंडक्टर के केस में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो रेजिस्टिविटी उसकी घटेगी, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, जबकि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। कहेंगे सर अब ये बताओ ये दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है, आखिर सर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें अलग है इसमें अलग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंडक्टर के पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपस में कोलाइड करना शुरू करते हैं, कोलिजन बढ़ता है। कोलिजन बढ़ने की वजह से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं। तो अब जब आप हीट करते हो ना तो उनके बॉन्ड्स टूटते हैं, और जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेरे प्यारे बच्चों जनरेट हो रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि भाई अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं, अब वो पैदा हुए हैं, तो अब वो फ्लो करेंगे, अब वो करंट को जनरेट कराएंगे, यानी कि अब उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा, राइट है। तो ग्राफ देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात करते हैं। अभी तक हम लोग पैसिव एलिमेंट यानी कि रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग एक्टिव एलिमेंट ऑफ एनी सर्किट यानी कि सेल या बैटरी की बात करने चल रहे हैं। तो बेटा कोई भी
सेल क्या होता है, सेल का प्रिंसिपल यही है कि वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। ईएमएफ क्या होता है किसी भी सेल का, अगर कोई सेल करंट नहीं दे रहा है तो उसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ही उसका ईएमएफ कहलाता है। सो ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अगर सेल करंट नहीं दे रहा है तो उसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ही उसका ईएमएफ कहलाता है, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अगर वो सेल करंट दे रहा है तो अब उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज बीइंग डिलीवर्ड टू द एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस। यानी सेल ने अगर करंट दिया है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि ईएमएफ से थोड़ा सा कम आता है, ठीक। और जब वो करंट नहीं दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो तब उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम होगा, वही उसका ईएमएफ कहलाता है। अब बात आई सर आखिर जब वो करंट दे रहा होता है तो वैल्यू कम क्यों हो जा रही है। कारण बेटा ये है कि किसी भी सेल में अपना एक कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि उसके इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है। वो इलेक्ट्रोलाइट वहां पर इंटरनली रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होता है, तो उसका कुछ वोल्टेज, सेल का जो टोटल ईएमएफ है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें से कुछ वोल्टेज वो अपने आप कंज्यूम कर लेता है। ये बिल्कुल वैसी वाली बात है कि जब आप कभी भी 256 जीबी वाला कोई मोबाइल लेकर के आते हो जिसका रोम 256 जीबी है, तो आपने जब आप खरीद करके डब्बे पे तो लिखा 256 जीबी, लेकिन जब आप घर में खरीद के लाते हो तो पता चला यार 20-30 जीबी तो एंड्रॉइड ही भरा हुआ है उसमें, है ना। अब हमको यूज करने के लिए अगर मूवीज भरनी है, गाने भरने हैं, कुछ भी भरना है, तो उसको भरने के लिए हमारे पास कितना स्पेस बचा। तो 256 जीबी आपको कभी नहीं मिलता, आप चेक कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। या 128 जीबी वाला मोबाइल लेके आ रहे हो तो 15 से 20 जीबी तो एंड्रॉइड भरा होता है, आपको 110 जीबी 112 जीबी ही मिलेगा मैक्सिमम यूजेबल, राइट। तो वही वाली बात है कि अगर 10 वोल्ट का कोई भी सेल है तो 10 वोल्ट में से 1 वोल्ट 2 वोल्ट जो भी है वो इंटरनल रेजिस्टेंस कंज्यूम कर जाता है, तो 10 वोल्ट में से 8 वोल्ट ही मिलेगा हमें एक्सटर्नल सर्किट के लिए, तो वो 8 वोल्ट कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और 10 वोल्ट कहलाता है किसी भी सेल का ईएमएफ, राइट। सो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। यानी कि किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसको जनरली आम भाषा में हम लोग बोलते हैं तेजाब, बैटरी जो होती है ना इन्वर्टर की बैटरी, उसके अंदर जनरली लोग क्या बोलते हैं, तेजाब भरा हुआ, तो वो तेजाब नहीं है, वो बेटा इलेक्ट्रोलाइट है ना। वो इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसी को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान से इन चीजों को नोट कर लेना बेटा अपने कॉपी में, ठीक है। अगर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स बढ़ जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, राइट। एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड अगर बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो सबको पता है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड अगर बढ़ जाएगा तो भी रेजिस्टेंस बेटा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। सो किसी भी आप इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात कर रहे हो तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हमारा कम हो जाएगा। अब आ जाओ किसी भी सेल के बारे में। देखो अगर कोई भी सेल हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज होने का मतलब ये सेल करंट दे रहा है, अगर ये सेल करंट दे रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ईएमएफ ज्यादा है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम है, यानी कि V बराबर E माइनस IR। यानी ईएमएफ में से IR अगर हम लोग घटा देंगे तब जाके हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था ना कि ईएमएफ अगर हमारा 10 वोल्ट का है, अगर ईएमएफ 10 वोल्ट का है और इंटरनल रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज जा रहा है वो 2 वोल्ट है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना बचेगा, 8 वोल्ट के बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर सिंपल है कि ईएमएफ की वैल्यू बड़ी है, अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है तो ईएमएफ बड़ा है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा कम है। लेकिन अगर वही सेल चार्ज हो रहा है, सेल को हमने किसी एक्सटर्नल बैटरी से हम लोग चार्ज कर रहे हैं, चार्जर का यूज कर रहे हैं, तो अब यहां पर क्या होगा, जो एक्सटर्नल बैटरी है उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बार V जो है वो E प्लस IR के बराबर होगा और यहां पर साफ साफ बात है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ से ज्यादा है। अब खुद ही सोचो ना, अगर 10 वोल्ट की कोई बैटरी है जिसका टोटल ईएमएफ 10 वोल्ट है, तो क्या उसको 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करेंगे? नहीं, हम उससे भी बड़ी बैटरी से उसको चार्ज करेंगे। बोलो यार 10 वोल्ट का सेल है तो हम 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करेंगे, 50 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर रहे होंगे। तो कहने का सिंपल सा मतलब यही है यहां पर, है ना,
कि यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा है और ईएमएफ की वैल्यू जो है वो यहां पर कम है, राइट। अब यहां पर सेल्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले ये सोचो सेल का काम क्या है। सेल का काम है करंट प्रोवाइड करना या पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, है ना। अगर वो सेल डिजायर्ड करंट हमें नहीं दे पा रहा है तो फिर हम लोग सेल्स का कॉम्बिनेशन करेंगे। 2 या 3 तरीके का कॉम्बिनेशन है, आपके सिलेबस में फिलहाल 2 ही है। सबसे पहला है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, सीरीज में जिसमें आप सेल्स को लाइन से ऐसे जोड़ते चले जाओगे। तो ऐसे में जो करंट होता है यहां पर वो हमें कितना मिलने वाला है, तो करंट की वैल्यू होती है बेटा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, जहां पर एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ द सेल्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। और ई क्या है, सारे इन सेल्स का ईएमएफ, यानी कि अगर मैं मान लू E1 E2 E3 E4 सभी आपस में बराबर है और ये सब ई के बराबर है ना। यानी कि हम लोग ने ऐसे सेल्स हम लोग ने कंसीडर किए हैं जिनका ईएमएफ आपस में बेटा क्या है, बराबर है, और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपस में मैं बराबर लेकर चल रहा हूं। तो ऐसे में एन ई अपॉन आर प्लस एन आर हो जाएगा। तो सर ये आर क्या है, कैपिटल आर क्या है सर, ये कैपिटल आर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, राइट। दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कोई भी बल्ब आपने जो कनेक्ट किया होगा, कोई भी फैन कनेक्ट किया होगा, मोटर कनेक्ट किया होगा, वो सब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहलाता है। सो एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया, बेटा देखो ये सारे के सारे सेल्स लेफ्ट साइड में करंट दे रहे हैं, यानी कि सारे सेल्स एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, तो सभी का ईएमएफ ऐड हो जाएगा ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, और ऐसे एन सेल्स है तो एन ई बन जाएगा। सो एन ई डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस देखो ये वाला कैपिटल आर, ये वाले सारे स्मॉल आर सब आपस में सीरीज में है, सो एन आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा। बात यह है कि सर सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल कब करेंगे, जब बेटा सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बहुत कम है, तो ऐसे में हम लोग सीरीज ग्रुपिंग कर रहे होते हैं। अब बात कर लो हमारी पैरेलल ग्रुपिंग की। पैरेलल ग्रुपिंग में सेल्स को हमने पैरेलल में कंबाइन कर रखा है एज शोन इन दिस फिगर, और यहां पर बेटा जो करंट होता है उसकी वैल्यू है ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर बाई एन। कहेंगे सर फार्मूला कैसे आया, बेटा देखो अगर पैरेलल की बात कर दो तो सभी का ईएमएफ जो है वो सेम होता है, तो नेट ईएमएफ भी हमारा कैपिटल ई के बराबर समझ लो हो गया, है ना, डिवाइडेड बाई। अब ये स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर ऐसे एन सेल्स हैं, सारे ही आपस में पैरेलल में है, तो हम लोग कह सकते हैं ना 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू, भाई सब पैरेलल में है तो 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, ऐसे एन टर्म्स हैं, तो बेटा ये बनेगा n बाई आर। 1 बाई आर डैश आपका n बाई आर के बराबर है, तो यहां से आप r डैश निकाल सकते हो विच इज r बाई n, यानी कि दिस इज द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों वो जो सारे सेल्स का जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इस कैपिटल आर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। सो कैपिटल आर प्लस आर बाई एन, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये टोटल रेजिस्टेंस है, और ऊपर है ईएमएफ। सो ई अपॉन दिस वैल्यू, ये कब यूज होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये बात ध्यान रखिएगा कब यूज होता है, कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो न्यूमेरिकल आने के चांस है इस साल, ये बात ध्यान रखो, इस स्लाइड से आपका एक न्यूमेरिकल बन सकता है। जो चीज बेटा इंपॉर्टेंट लिख दिया वो समझ लो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है एग्जाम में, और काफी चांसेस है पूछे जाने के इस बार आपसे, है ना। तो ये मान लो आपका एक सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये E2 है, ये R2 है। ध्यान से देखो ये भी लेफ्ट में करंट दे रहा है, ये भी लेफ्ट में करंट दे रहा है, ऐसे 2 सेल्स हैं जिनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। तो बेटा नेट ईएमएफ का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, राइट। और इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो आप समझ ही गए होंगे, वो एकदम सिंपल है भैया, दैट इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। जितने भी सेल्स हो सबका पैरेलल में कॉम्बिनेशन कर डालो, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां से इंटरनल नेट इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। और यहां वाले फॉर्मूले से आपको नेट ईएमएफ भी मिल जाएगा। लेकिन सर अगर ऐसा हो कि एक सेल इधर करंट दे रहा है, दूसरा सेल इधर की तरफ करंट दे रहा है सर, तब क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों तब यहां पर माइनस लग जाएगा, E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2, लेकिन नीचे प्लस ही रहेगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो यही होता है, इसमें माइनस का भी नहीं लगता, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को जरूर आप लोग ट्राई करें। मैंने आप लोगों को परिश्रम बैच में ऐसे क्वेश्चंस भी करवाए हैं, और भी बच्चों के लिए जब मैराथन क्लास लेकर के आएंगे तो वहां पर इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए, राइट। सो अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी जाके बात कर लें, यानी कि मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की भी मैं बात आपसे कर रहा हूं, जहां पर कुछ सेल्स हैं जिनको सीरीज में जोड़ा है और ऐसे कुछ रोज हमारे पास हैं, ठीक है। ऐसे केसेस में बेटा जो करंट होता है, करंट की वैल्यू है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, जहां पे एम और एन क्या है इस बात को ध्यान से देखिए, एम रोज है हमारे पास और हर एक रो में एन सेल्स हैं, ठीक है। तो हर एक
रो में कितने सेल्स हैं भैया? n सेल्स हैं इन वन रो, और ऐसी रोज कितनी है? m. वी हैव टोटल m रोज, राइट है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कोई पूछे कितनी है तो mn के बराबर है, ठीक है। तो बेटा mne डिवाइडेड बाई mr प्लस nr। यहां पर अगर कोई पूछे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो nr बाई m के बराबर। कहेंगे सर कैसे निकल करके आया, थोड़ा सा बताओ। तो बेटा एक रो में स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर ऐसे कितने सेल्स हैं? n सेल्स हैं। तो हर एक रो का रेजिस्टेंस कितना हो गया? nr, है ना। R प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर कितना होगा? NR, है ना। और NR 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 ऐसी m रोज है मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 बाई आर डैश जो है वो 1 बाई NR प्लस 1 बाई NR प्लस 1 बाई NR, ऐसे कितने m टर्म्स होंगे, राइट। ऐसे m टर्म्स हो जाएंगे। तो 1 बाई आर डैश जो है बेटा वो m अपॉन nr हो जाएगा। तो यहां से r डैश की वैल्यू तुम्हारी nr बाई m हो जाएगी। दिस इज नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। कहेंगे सर मिक्स ग्रुपिंग कब यूज करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों मिक्स ग्रुपिंग तुम तब यूज करोगे जब सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएगा। और अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं तो मैं आपको बता दूं यहां पर करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो पावर लॉस इस सर्किट में हो रहा था वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसी को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी कहा जाता है, जो आप लोग जब बीटेक में आओगे तब पढ़ोगे। फिलहाल किरचॉफ साहब के लॉज की बात करते हैं। तो हमारे किरचॉफ साहब ने डायरेक्ट करंट के सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए दो लॉज बनाए थे। सबसे पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, जिसको हम लोग किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, किरचॉफ जंक्शन रूल बोलते हैं। नोडल लॉ भी इसी को कहा जाता है, जिसका सिंपल सा मतलब है किसी भी जॉइंट पर, किसी भी जंक्शन पर, किसी भी नोड पर। जॉइंट जंक्शन या नोड क्या होता है? जहां पर कुछ वायर्स मिल रहे हो, तो इस पॉइंट पर आने वाला करंट बराबर इस पॉइंट से जाने वाला करंट, है ना। सो आने वाला पल जाने वाला है, सिंपल सी बात है। यहां पे जितना करंट आ रहा है वो यहां से बेटा चला जाएगा। सो आई करंट आया है, I1 I2 जा रहा है, सो आई बराबर I1 प्लस I2। यानी कि यहां पर मैं अगर इसको लिखूं शॉर्ट फॉर्म में तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं, समेशन ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, राइट है। फिर उसके बाद आ जाओ सेकंड लॉ है, जिसको हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। और ये हमारा कहता है कि किसी भी लूप के अक्रॉस एक्टिव एलिमेंट्स जितना पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, जितना वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, पैसिव एलिमेंट्स हमारे उतना ही वोल्टेज कंज्यूम कर ले जाएंगे, है ना। अगर इसने कुछ 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिया है तो ये 10 वोल्ट पूरा का पूरा कंज्यूम कर जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों लूप लॉ लगाने का तरीका जरा समझ लो सभी लोग ध्यान से, क्योंकि इसमें बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है ना। कोई भी सेल में जो बड़ी वाली लाइन है वो प्लस है, छोटी वाली लाइन हमारी माइनस है, और करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जाता है ना। तो करंट जब इधर से ऐसे जा रहा है तो ये हाई वोल्टेज हो गया, और ये मेरे प्यारे बच्चों लो वोल्टेज हो गया। करंट हाई से लो में जाता है, हाई को प्लस से दिखाते हैं, लो को माइनस से दिखाते हैं। तो सबसे पहला काम, लूप कितना भी बड़ा हो आपको सबसे पहले यही करना है, जितने भी सेल्स हैं उसमें प्लस माइनस बना डालो, और जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उसमें भी प्लस माइनस बना डालो। अब कोई भी लूप कंसीडर कर लो, लूप का मतलब कोई भी क्लोज्ड पाथ ऑफ द करंट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा कोई एक लूप हो गया जो कि एक क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस पाथ है, ठीक है। अब एक तरफ से एक कोने से चलना शुरू कर दो, यहां से यहां से यहां से यहां से कहीं से भी चलना शुरू करो, ठीक है। यहां से अगर मैं चलना शुरू कर रहा हूं तो देखो मैं माइनस की तरफ पहुंच रहा हूं, राइट। तो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है वो कितना होगा भैया? माइनस आई आर के बराबर। बोलो V बराबर आई आर होता है, ओम्स लॉ हम सबको पता है, राइट है। सो कहने का मतलब क्योंकि हम लोग माइनस की तरफ पहुंचे इसलिए हमने माइनस का साइन ले लिया, माइनस का वी आर, ठीक है, आई आर। फिर आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, प्लस में पहुंचे हैं तो प्लस का V बराबर 0, राइट है, ठीक है। टोटल वोल्टेज जो होगा, टोटल वोल्टेज सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी एक्टिव एलिमेंट ने जितना वोल्टेज सप्लाई किया, पैसिव एलिमेंट हमारा उतना वोल्टेज हजम कर जाएगा, कंज्यूम कर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सो डेल्टा सॉरी सिग्मा वी जो है, समेशन ऑफ वी जो है वो हमेशा 0 के बराबर होता है किसी भी क्लोज्ड लूप के अक्रॉस। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। एक तरफ से चलना शुरू करो, जिधर पहुंचो उधर का साइन ले लो। मैं नेगेटिव में पहुंचा तो मैंने माइनस आई आर लिया है, ठीक है। फिर आगे पहुंचे यहां प्लस में पहुंच गया तो प्लस का वी लिया है बराबर 0। तो ये हमारा है किरचॉफ साहब का सेकंड लॉ। इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों लॉज थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आखिरी टॉपिक पर आते हैं, व्हीट स्टोन्स ब्रिज। सर ये व्हीट स्टोन्स ब्रिज क्या है? तो ये एक जुगाड़ है रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालने के लिए। कोई भी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज में इस तरीके का एक समझ लो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की साइड्स पर एक एक रेजिस्टेंसेस लगा दिए गए हैं, यानी कि 4 रेजिस्टेंसेस हमारे पास हैं। 2 डायगोनल होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, एक डायगोनल पे बेटा सेल लगाया गया है, दूसरे वाले डायगोनल पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि ये बताता है कि करंट है
या नहीं है, यानी कि करंट की अटेंडेंस लेता है। ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि करंट प्रेजेंस है या करंट प्रेजेंट नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आखिर यहां पर क्या हो रहा होगा? देखो, हो ये रहा होगा कि यहां से भाई साहब आई करंट निकल रहा होगा सेल से। जैसे ही आई करंट यहां पहुंचा होगा बेटा, वो आई करंट अब डिवाइड हो जाएगा। I1 इधर गया, I2 इधर गया, ठीक। I1 यहां से यहां तक जैसे ही पहुंचा है, अब पता चला कि हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड तब मानते हैं जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना जाए। अगर इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों, सारा का सारा करंट कहां चला जाएगा? क्यू में, क्योंकि इधर तो जाना नहीं है। तो सारा करंट क्यू में चला गया। इधर से भी जब I2 करंट यहां पे पहुंचा है, अब फिर से उसको याद आया गैल्वेनोमीटर में करंट जाना नहीं, तो सारा का सारा करंट S में चला गया। तो I1 यहां से आया, इधर चला गया, I2 यहां से आया, यहां चला गया, और फाइनली दोनों मिलके फिर से आई करंट बन गए और वापस चले गए। किसी भी सेल के बारे में एक बात ध्यान रखना, सेल अपने पॉजिटिव से जितना करंट देता है, निगेटिव में उतना ही करंट वापस ले लेता है। क्लियर है? सो कहने का मतलब, कोई भी व्हीट स्टोन ब्रिज तुम्हारा बैलेंस तब होगा जब P अपॉन क्यू R अपॉन S के बराबर होगा। यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस बराबर ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस, या ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस बराबर ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस, राइट। सो R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4, या फिर P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S, या फिर P अपॉन R बराबर Q अपॉन S। सारे ही तरीके हैं, जैसे लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। इन चार में से 3 रेजिस्टेंसेस आपको पता होंगे, चौथा नहीं पता होगा, वो आप खटाखट कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड तभी होगा जब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा हो, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो ना हो रहा हो, राइट है। अब बात आई, सर नल पॉइंट जो होता है गैल्वेनोमीटर का, क्या वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है? तो नहीं करता है बेटा। गैल्वेनोमीटर और ई जो है, ई मतलब सेल का ईएमएफ है ना, इस सेल के ईएमएफ और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस पर वो डिपेंडेंट नहीं होता है। इट इज नॉट इवन अफेक्टेड इफ पोजीशंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड। यानी कि इसको उठाकर यहां लगा दो, सेल को उठाकर यहां लगा दो, कोई फर्क भाई साहब नहीं पड़ता है, राइट है। तो मैं आपको एक चीज और सिखा दूं, कभी भी किसी भी सर्किट में, किसी भी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, आखिर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सर वो गैल्वेनोमीटर है? तो उसके लिए तरीका है ये वाला, है ना, यो यो सिंह वाला। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले सेल से आप जरा चेक करो, ऐसे 2 रेजिस्टेंसेस जुड़े होने चाहिए। पॉजिटिव पार्ट से, सेल के पॉजिटिव वाले सिरे से 2 रेजिस्टेंस जुड़े हो, निगेटिव वाले से 2 जुड़े हो, उनके बीच में कोई एक रेजिस्टर या गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड हो, तो पॉसिबिलिटी है कि वो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज हो सकता है। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि वो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं है, राइट है। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका व्हीट स्टोन ब्रिज, ये था आपका चैप्टर नंबर 3। आपको पूरा का पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया है। चैप्टर नंबर 3 बहुत ही क्विकली रिवाइज कराया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और उस चैप्टर का भी हम लोग ऐसे ही रिवीजन करने वाले हैं। देखो, आप सभी का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने चैप्टर को रिवाइज किया मेरे साथ। अब आप लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो और पर डे 10 न्यूमेरिकल्स आपका होमवर्क है। यानी कि जब आप नेक्स्ट वीक अगले चैप्टर का लेक्चर देख रहे हो तो आपके पास कम से कम, संडे की छुट्टी दे रहा हूं, कम से कम 60 न्यूमेरिकल्स आपने अपनी कॉपी पर सॉल्व किए हों, है ना। सो भाई साहब, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।